हेलो दोस्तों, मैं दिनाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी विद दिनाथ ठाकुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था अद्वैतवादी सिद्धांत के बारे में, जो पृथ्वी उत्पत्ति से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। इससे संबंधित हम लोगों ने कास्ते द बफन का पुच्छल तारा संकल्पना, वायवीय राशि परिकल्पना 1755 में एमेनुअल कांट का और निहारिका परिकल्पना 1796 में लाप्लास महोदय का उल्लेख किया था। आज हम लोग बात करेंगे द्वैतवादी सिद्धांत के बारे में। इस सिद्धांत के माध्यम से देखेंगे कि किन किन विद्वानों का पृथ्वी या सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित योगदान है, जिसमें अनेकों विद्वानों का उल्लेख आएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज चर्चा का विषय है द्वैतवादी सिद्धांत। द्वैतवादी सिद्धांत क्या है, सबसे पहले हम लोग को जानना ये है। द्वैतवादी सिद्धांत का तात्पर्य है कि पृथ्वी या सौरमंडल की उत्पत्ति एक तारे या एक पिंड से न होकर दो तारे या दो से अधिक तारे या फिर पिंडों से निर्मित हुआ है, जिसे हम द्वैतवादी सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग देखेंगे सबसे पहले ग्राहनु परिकल्पना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें ग्राहनु परिकल्पना। ग्राहनु परिकल्पना जो हमारा है, इसमें सामान्य तौर पर दो विद्वानों का विशेष योगदान है, जिसमें चेम्बरलेन महोदय और आपका मोल्टन महोदय, इन दो विद्वान का विशेष योगदान है। इन दोनों सिद्धांत में यदि आप चर्चा करें तो ग्राहनु परिकल्पना में क्या कहा गया है, मुख्य की बिंदु इसमें क्या क्या है, इसको देखते हैं। सबसे पहले और महत्वपूर्ण जो की बिंदु इस सिद्धांत के अनुसार है, एक्चुअली ये आपका जो है निहारिका परिकल्पना का, जो लाप्लास महोदय ने निहारिका परिकल्पना दिया था, उसका संशोधित रूप है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि निहारिका परिकल्पना का संशोधित रूप आपका है ग्राहनु परिकल्पना। दूसरी बात यह है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1905 ईस्वी में किया गया। ध्यान दीजिए कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन चेम्बरलेन और मोल्टन महोदय ने ग्राहनु परिकल्पना का प्रतिपादन 1905 ईस्वी में किया। तीसरी बात इसमें आपका जो महत्वपूर्ण है कि जैसे कि निहारिका में कहा गया कि एक पिंड से हुआ है, गैसीय पिंड है, जबकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आपका परिकल्पना है ग्राहनु, ये एक पिंड से नहीं निर्मित हुआ है, बल्कि दो पिंडों से हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ है। एक पिंड खुद सूर्य था और दूसरा उसका सामने आता हुआ या फिर कहें साथी तारा था। ध्यान दीजिए कि जो दो पिंड था जिससे सौरमंडल का निर्माण हुआ है, तो एक पिंड हमारा सूर्य था और दूसरा पिंड उसका साथी तारा था, जो इसके आसपास से गुजर रहा था। इसमें यह भी कहा गया कि ये दोनों पिंड गैसीय नहीं थे, ये दोनों पिंड जो है कठोर थे। ध्यान दीजिए, ये कहा गया कि ये दोनों पिंड जो है वो कठोर पिंड थे। और इसमें यह भी कहा गया कि जब आपस में ये दोनों टकराएं, यानी कि सूर्य और उनका साथी तारा जब आपस में टकराएं, तो आपस में टकराने से क्या हुआ कि काफ़ी कणों का उत्सर्जन हुआ, और कणों के उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप इसमें काफ़ी गर्म पदार्थों का उत्सर्जन हुआ था, और जिससे धीरे धीरे करके ये जो आपका है शीतल हुआ, और शीतल होने के बाद इसमें सौरमंडल का निर्माण और विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ। साथ ही साथ इस परिकल्पना में कहा गया है कि सूर्य से धरातल के कणों का जो अवसाद है, मुख्य कारण आपका तारे में ज्वरीय शक्ति का बताया जाना है। यानी कि जो पिंड है, जो पिंड है इसमें कहा गया है कि सूर्य का आकर्षण के कारण ये आपस की ओर बढ़े होंगे और टकराए होंगे, जिससे जो है इसमें विभिन्न प्रकार के ज्वरीय शक्ति का उद्भव हुआ है। इसमें आपका जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें आपका 2 से 3 चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पहला इसमें है कि हमारे वायुमंडल के संरचना को उल्लेख किया गया। इसमें आपका वायुमंडल की संरचना का उल्लेख किया गया। पृथ्वी में तापमान का जो है उल्लेख आया इसी सिद्धांत में। पृथ्वी में महासागर का उल्लेख आया इस सिद्धांत में। तो ये विभिन्न प्रकार के चीज़ें हैं जो इस सिद्धांत के माध्यम से प्रतिपादित किए गए, इस सिद्धांत के माध्यम से पता चला। तो ये आपका काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो ज्वरीय परिकल्पना के ग्राहनु परिकल्पना के अंतर्गत काफ़ी मूलभूत आधार प्रदान करता है। इसके उपरांत
आपका अगला जो सिद्धांत आता है, जिसको हम लोग जानते हैं द्वैतवादी में जेम्स जीन्स का ज्वरीय परिकल्पना। ध्यान दीजिए, जेम्स जीन्स का जो है ज्वरीय परिकल्पना है, टाइडल हाइपोथेसिस। ये भी सिद्धांत अद्वैतवादी में काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ठीक है, जेम्स जीन्स का जो ज्वरीय परिकल्पना है, ये भी सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन 1919 में किया गया जेम्स जीन्स महोदय द्वारा। इसका प्रतिपादन कब किया गया? इसका प्रतिपादन किया गया जेम्स जीन्स महोदय द्वारा 1919 में। लेकिन 1929 ईस्वी में जेफरीज महोदय ने, ध्यान दीजिए, 1929 ईस्वी में जेफरीज महोदय ने इस सिद्धांत का संशोधन किया, या फिर कहें इस सिद्धांत का संशोधन करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया है कि जो सौरमंडल का निर्माण हुआ है, ध्यान दीजिए कि जो सौरमंडल का निर्माण हुआ है वो सूर्य और उसके साथी तारों के संयोग से हुआ है। जो सौरमंडल का निर्माण हुआ है वो सूर्य और इसके साथी तारे के संयोग से हुआ है। और इसमें कहा गया कि सूर्य जो प्रारंभ में गैस का गोला था, ठीक है, ध्यान दीजिए कि सूर्य जो है प्रारंभ में गैस का गोला था। इसमें माना गया है कि जो सूर्य है और जो तारा है, तो सूर्य जो है प्रारंभ में गैस का गोला था और अपनी जगह सूर्य जो है स्थिर था। ठीक है, ध्यान दीजिए कि एक हमारा सूर्य जो है ये गैस का गोला है, साथ ही अपने जगह पर ये स्थिर है, लेकिन ये किसी का जो है रिवोल्यूशन नहीं करता है, परिभ्रमण नहीं करता है, ये अपने ही अक्ष पर जो है सिर्फ घूम रहा था। ये ज्वरीय परिकल्पना में माना गया है। ठीक है, और साथी तारा जो था इसके आसपास जो है परिभ्रमण कर रहा था, घूम रहा था। ध्यान दीजिए कि जो साथी तारा था इनका सूर्य का, जिससे सौरमंडल का निर्माण हुआ था, आपस की ओर घूम रहा था। और घूमने के दौरान ये जो साथी तारा था इसका आकार जो है थोड़ा सा आयतन सूर्य से अधिक था। जब आयतन सूर्य से अधिक था तो कहीं ना कहीं ये हम लोग समझ सकते हैं कि जब आयतन सूर्य से अधिक होगा, ठीक है, जब आयतन सूर्य से अधिक होगा तो यहाँ पर खिंचाव उत्पन्न होगा। और जब खिंचाव उत्पन्न होगा तो क्या होगा? तो ऐसे माना जाता है कि जब इसमें खिंचाव उत्पन्न होगा तो सूर्य का एक भाग जो है थोड़ा सा अमीबा के जैसा यहाँ पर खिंचाव उत्पन्न हो गया, जिसे यहाँ पर कहा गया सिगार। ध्यान दीजिए, जो बाद में जब ये अलग हो गया तो एक अन्य पिंड का निर्माण कर गया, जो सूर्य से अलग होने की बात कहा गया, तो इसका आकार होता था सिगार जैसा। यहाँ से भी सवाल आपका पूछा जा सकता है कि किस सिद्धांत में कहा गया कि सूर्य से अलग होने के बाद सिगार जैसी आकृति है, तो आपको कहना होगा ज्वरीय परिकल्पना में जेम्स जीन्स महोदय द्वारा कहा गया। जीन्स ने क्या कहा था? जीन्स ने कहा था कि ये दोनों जो है सूर्य और तारे आपस की ओर आकर्षण हो रहा था, जिस कारण आपसी आकर्षण के कारण जो है ज्वार उत्पन्न होने लगा। ठीक है, आपसी आकर्षण से क्या हुआ? ज्वार उत्पन्न होने लगा। और बाद में जो है विभिन्न सिद्धांतों, इस सिद्धांत के निर्माण में, विभिन्न ग्रहों के निर्माण में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और इसी प्रकार इन्होंने कहा कि जो सिगार आकृति था, तो सिगार आकृति से ही आगे जाके इन्होंने कहा है कि सूर्य जो है अभी वर्तमान में आपका सूर्य 7 डिग्री का झुका हुआ है अपने अक्ष पर, बुध का भी 7 डिग्री का झुका हुआ है, आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए। शुक्र का जो है आपका 3.5 डिग्री का झुका हुआ है अपने अक्ष पर, पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ये हम सभी जानते हैं। मंगल का झुकाव जो है 25 डिग्री का अपने अक्ष पर है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। बृहस्पति का झुकाव जो हमारा है ये 3 डिग्री का झुकाव है अपने अक्ष पर। शनि का आपका झुकाव जो है ये 26.44 डिग्री है। यूरेनस, जिसको हम लोग यूरेनस जो है ये है आपका 82.5 डिग्री का 5 सेकंड का 82 डिग्री 5 सेकंड का। चंद्रमा का जो है 5 डिग्री का। तो ये सभी चीज़ों का उल्लेख जो है इस सिद्धांत में किया गया है, यानी कि ज्वरीय परिकल्पना में किया गया है। ठीक है, तो ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्धांत था। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि इसके अलावा कौन कौन सिद्धांत है। अगला सिद्धांत आपका आता है 3 नंबर में द्वैतवादी में, रसेल का द्वैतारक परिकल्पना। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं परिकल्पना। यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग।
रसेल का द्वितारक परिकल्पना ये 1937 का है। किनका दिया हुआ है? रसेल महोदय का। इसको इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस बाय रसेल। ठीक है। और ये जो सिद्धांत है ये जेम्स जीन्स का जो ज्वरीय परिकल्पना है इसका संशोधन करने का प्रयास किया गया है। जेम्स जीन के ज्वरीय परिकल्पना को जो है संशोधन करने का प्रयास किया गया है। और जो जीन्स महोदय ने दो बातों को उल्लेख नहीं कर पाया था उन दो बातों को यहाँ पर पूरा करने का प्रयास किया गया है इस ज्वरीय परिकल्पना के संशोधन के दौरान द्वितारक परिकल्पना में। इस सिद्धांत में जीन्स के दो बिंदुओं पर विशेष फोकस किया गया। पहला जो है सूर्य और ग्रहों के बीच जो वर्तमान दूरी कितनी है कि जिससे ज्वार का उत्पन्न होना ये स्पष्ट नहीं कर पाए हैं जीन्स महोदय। पहला बिंदु आपका ध्यान दीजिए कि सूर्य और ग्रहों के बीच वर्तमान जो दूरी है जिस कारण ज्वार उत्पन्न होता है इसको स्पष्ट नहीं कर पाए जीन्स महोदय। इसको स्पष्ट करने का इसमें प्रयास किया गया। दूसरी जो स्पष्ट करने का प्रयास किया गया कि ग्रहों के वर्तमान कोणीय आवेग की अधिकता। ठीक है, ग्रहों के वर्तमान कोणीय आवेग की अधिकता, ये दो चीज़ों को यहाँ पर स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है द्वितारक परिकल्पना में। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस सिद्धांत में कि इसमें कहा गया है कि आदि काल से ही यानी कि प्राचीन काल से ही जब से पृथ्वी का उद्भव हुआ है या फिर कहे सौरमंडल के निर्माण के दौरान से सूर्य के पास दो तारे थे। ठीक है, सूर्य के पास कितने तारे थे? सूर्य के पास दो तारे थे। दो तारे थे यानी कि एक सूर्य का साथी तारा था और एक और तारा था, यानी कि ये दो तारे जो है सूर्य का था। ठीक है, और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते थे, ध्यान दीजिए, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते थे, परंतु परिक्रमा का दिशा जो है काफ़ी विपरीत भी कुछ कुछ का जो है विपरीत दिशा भी पाया गया। और विशाल जो तारा था, इन तारों के बीच जो डिस्टेंस था ये लगभग माना गया है इस सिद्धांत में 48 से लेकर 64 लाख किलोमीटर, ये स्पष्ट किया गया। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि किस सिद्धांत में ये उल्लेखित किया गया है कि 48 से 64 लाख तक सूर्य और तारों का जो है डिस्टेंस है, तो आपको कहना होगा रसेल का द्वितारक परिकल्पना में। और विशालकार तारा और सूर्य में जो है काफ़ी डिस्टेंस था। ये मूल बिंदु था यहाँ का आपका रसेल का द्वितारक परिकल्पना में। अगला हमारा आता है जो 1943 में दिया गया सिद्धांत। इस सिद्धांत का नाम है, एक्चुअली ये सिद्धांत जो है फ्रेड हॉयल, ध्यान दीजिए, फ्रेड हॉयल और लिटिल्टन महोदय द्वारा दिया गया। दो विद्वान इसमें आते हैं, ये फिजिक्स के विद्वान थे, लिटिल्टन। ठीक है, ये जो है आपके फिजिक्स के विद्वान थे। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखा है नेचर ऑफ यूनिवर्स। इनकी पुस्तक है नेचर ऑफ यूनिवर्स। ये पुस्तक को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिजिक्स से रिलेटेड है। इसमें यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा 1939 कर लीजिएगा आप लोग। 1939 में जो है ये दिया गया है फ्रेड हॉयल और लिटिल्टन का जो सिद्धांत है, जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, ये न्यूरो फिजिक्स कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि नेचर ऑफ यूनिवर्स फिजिक्स विषय से संबंधित था। इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इस सिद्धांत के माध्यम से इन्होंने जो है पृथ्वी की उत्पत्ति या फिर कहें सौरमंडल की उत्पत्ति को प्रतिपादित करने का कोशिश किया था। इनके सिद्धांत का नाम है अभिनव तारा परिकल्पना। ठीक है, ये सिद्धांत का नाम है अभिनव तारा परिकल्पना। इसी से रिलेटेड आगे जाके आपको जो है एक पुनः सिद्धांत आधुनिक युग में मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। लेकिन ये अभिनव तारा संकल्पना को हम लोग नोवा हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। तो इसमें लिटिल्टन महोदय ने कहा कि ब्रह्मांड में केवल दो ही तारा नहीं था बल्कि सूर्य था। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कहा गया कि केवल दो तारे से जो है इसका निर्माण पृथ्वी सौरमंडल का नहीं हुआ, बल्कि क्या कहा गया कि एक हमारा सूर्य था, सूर्य का साथी तारा था और इसके सामने एक पास आता हुआ तारा था। यानी कि तीन तारों के संयोग से आपका सूर्य, उसका साथी तारा और एक पास आता हुआ जो तारा था, इन सभी के संयोग से जो है निर्माण हुआ है आपका अभिनव तारा परिकल्पना के माध्यम से हमारा सौरमंडल का या फिर कहें पृथ्वी का।
ठीक है। और तारे जो है वो हाइड्रोजन गैस से बने हैं, ये इस चीज़ में कहा गया है कि हाइड्रोजन गैस से जो है तारों का निर्माण हुआ है, हाइड्रोजन गैस से, ठीक है। और इसमें काफ़ी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ये होयल महोदय कहते हैं कि हाइड्रोजन के निर्मित होने के कारण, हाइड्रोजन से निर्मित होने के कारण इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन काफ़ी होता है, जिसके अब सवाल यहाँ पे कितना ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो 5 × 10⁹ सेंटीग्रेड, ये जो है आपका ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तारा से, ये कहा जा रहा है अभिनव तारा परिकल्पना में। तो इसमें ये इस माध्यम से जो है स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा उसमें जो है लोहा पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है, एल्यूमिनियम पाया जाता है, आदि सभी तत्वों का जो है इसमें मिक्स होता है। साथ ही हीलियम और हाइड्रोजन का भी जो है यहाँ पर उल्लेख किया गया है सूर्य के निर्माण में। तो दोस्तों आगे जो और एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है, उसका नाम है ऑटो शिम्ड का अंतःतारक धूल परिकल्पना, ठीक है, लोग ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ आप इसको सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 1943 में एक सिद्धांत और है हमारा, इसको हम लोग कहते हैं ऑटो शिम्ड का अंतःतारक धूल परिकल्पना, अंतःतारक धूल परिकल्पना। अंतःतारक धूल परिकल्पना ये आपका सिद्धांत है। इस सिद्धांत को ऑटो शिम्ड महोदय ने दिया है, ये सिद्धांत को दिया है ऑटो शिम्ड महोदय ने। कब दिया? 1943 में दिया। इन्होंने भी कोशिश किया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति या फिर कहें सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में कहने के लिए या फिर व्याख्या करने का कोशिश इन्होंने भी किया है। इन्होंने भी जो है काफ़ी अपने स्तर से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो दोस्तों इसमें क्या महत्वपूर्ण बात है, तो इसमें ये कहा गया है कि हमारा जो सिद्धांत है, हमारा जो सौरमंडल का निर्माण है, सौरमंडल का जो निर्माण हुआ है वो सूर्य तारों के संयोग से हुआ है। सूर्य तारों के संयोग से होने के बाद इसमें ये भी कहा गया है कि जितने भी ग्रह हैं, जितने भी उपग्रह हैं, सभी एक दूसरे के मतलब सही दिशा में, एक दूसरे की दिशा में जो है घूर्णन करती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें दो ऐसे हैं जिसमें आपका बृहस्पति और शनि, ध्यान दीजिए, बृहस्पति और शनि, ये दो ऐसे ग्रह हैं, इनके जो उपग्रह हैं ये इसके विपरीत दिशा में जो है गति करती हैं, ठीक है। बृहस्पति और शनि के जो उपग्रह हैं इनके विपरीत दिशा में, इसका बात क्यों आया, तो इसको भी जो है मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ कि इनका जो है यहाँ पे चर्चा क्यों किया गया, क्यों ज़रूरत पड़ा इनके चर्चा का। तो यहाँ पे कहा गया है कि हमारा आकाशगंगा है, इस सिद्धांत में अंतःतारक धूल परिकल्पना का कहा गया कि हमारा जो है आकाशगंगा है, ठीक है। इस आकाशगंगा, ये आकाशगंगा हमारा है, इस आकाशगंगा के सामने से जो है सूर्य गुजर रहा था, ये सन हमारा है, ठीक है। इस आकाशगंगा के सामने से कौन गुजर रहा था, तो सूर्य गुजर रहा था। गुजरने के दौरान यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम किया। कौन शक्ति काम किया, ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम किया। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बाद इसमें जो है आपसी खिंचाव हुआ, ठीक है। जब इसमें आपसी खिंचाव हुआ तो इसमें जो आकाशगंगा में धूलकण थे, गैस थे, वो कुछ अंश जो है सूर्य के सामने आके यहाँ पर घूर्णन करने लगे, इसके चारों ओर परिभ्रमण करने लगे। तो इस दौरान जो है एक नया सौरमंडल का निर्माण हुआ। ये अंतःतारक धूल परिकल्पना में ऑटो शिम्ड महोदय कहते हैं। इसी दौरान जो है बृहस्पति और शनि के जो उपग्रह बने वो उसके विपरीत दिशा में घूर्णन करने लगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि दो ऐसे ग्रह हैं जो आपका जो है अपने निश्चित, जो जैसे कि पृथ्वी आपका पश्चिम से पूरब डायरेक्शन में घूमता है, तो ज़्यादातर ग्रह पश्चिम से पूरब घूमते हैं। लेकिन आपको यहाँ जानना है कि दो ऐसे ग्रह हैं जो विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, ठीक है, जिसमें शुक्र और अरुण का विशेष योगदान है, जिसमें शुक्र और अरुण का जो है विशेष योगदान है। लेकिन शनि और बृहस्पति के जो उपग्रह हैं इस सिद्धांत के अनुसार वो विपरीत दिशा में घूम रहे थे, पूरब से पश्चिम की ओर, यानी उसके पितृग्रह के आसपास घूमना चाहिए था, जबकि उसके विपरीत दिशा में घूम रहे थे। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का दबा दे, लाइक करें, शेयर करें। और आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों के सामने पृथ्वी उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग थ्योरी और अलन गुथ महोदय का जो है स्फीति सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।